इस पूरे साल के रिव्यू को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट। फिर आएगा इकोनॉमी, गवर्नेंस और स्कीम्स। उसके बाद कल्चर, एजुकेशन और जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति चर्चा में रहें। और फिर साल का सबसे बड़ा टॉपिक 18वां विधानसभा चुनाव। उसके बाद सरकार कैसे बनी और चुनाव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डेटा और डेमोग्राफिक्स। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। तो सेक्शन 1 है स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2025 में बिहार में काफी कुछ हुआ। देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण विकास हुए। साल 2025 खेल के लिए बिहार में एक ऐतिहासिक साल था, ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार बिहार ने सेपक तकराव वर्ल्ड कप की मेजबानी की। याद रखिएगा, इसका शुभंकर था बिस्सू, जो राज्य पशु गौर से प्रेरित है। प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने पुरुषों के रेग्यू वर्ग में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुल मिलाकर भारत को 7 पदक मिले, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। आगे बढ़ते हैं हॉकी की तरफ। यहाँ भी भारत ने पुरुषों का एशिया कप जीता। फाइनल में स्पेन को 4-1 से हराया। इसका शुभंकर था चांद, जो मेजर ध्यानचंद को समर्पित एक बाग था। अब आते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पर। ये पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित हुए। इसका शुभंकर गज सिम्हा था, जो पाल काल की कला का प्रतीक है। अब कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियों को देख लेते हैं। पैरालंपिक में शैलेश कुमार ने हाई जंप T63, T42 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। शतरंज में मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी। और राष्ट्रीय खेलों में खुशबू कुमारी ने लॉन बाउल्स महिला ट्रिपल में स्वर्ण पदक हासिल किया। 36, हाँ, ये नंबर याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कुल 36 पदक जीते। इसका ब्रेकडाउन किया था 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। ठीक है, पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर था, लेकिन बिहार का ये प्रदर्शन दिखाता है कि राज्य में खेल प्रतिभा तेजी से आगे बढ़ रही है। साल 2025 में बिहार में बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त काम हुआ। चलिए एक एक करके प्रमुख परियोजनाओं को देखते हैं। पहला है बेतिया स्योराही पुल। इसका बजट था 1976.77 करोड़ रुपए, और जब ये बन जाएगा तो गंडक नदी पर बिहार का सबसे लंबा पुल होगा। फिर है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जिसे NE9 भी घोषित किया गया है। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है जो विकास को एक नई गति देगा। इसके अलावा मोकामा मुंगेर कॉरिडोर, ये एक 4 लेन की परियोजना है। अर्बन कनेक्ट योजना के तहत पुनपुन नदी पर लक्ष्मी झूला नामक एक सस्पेंशन ब्रिज भी शुरू हुआ। और पटना में अशोक राजपथ पर एक डबल डेकर फ्लाईओवर भी चालू हो गया। ये सभी परियोजनाएं राज्य की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए गेम चेंजर हैं। और ये देखिए, ये है ओंटा सिमरिया पुल, इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। 34 मीटर की चौड़ाई के साथ ये देश का सबसे चौड़ा 6 लेन वाला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि बिहार की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। इससे लोगों और सामान का आना जाना कितना आसान हो जाएगा, आप सोच सकते हैं। बुनियादी ढांचे में सिर्फ सड़कें और पुल ही नहीं, रेलवे में सहरसा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरी तरह से विकसित होने वाला पहला स्टेशन बना। पटना जंक्शन पर यात्रियों की मदद के लिए पारी नाम का एक रोबोट भी लाया गया। और मेक इन बिहार को एक बड़ा बढ़ावा मिला जब मढ़ौरा कारखाने ने गिनी को 4500 हॉर्स पावर का कोमा लोकोमोटिव निर्यात किया। विमानन क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। पटना हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खुला, बिहाटा हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया और पूर्णिया में भी नए सिविल इनक्लेव टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। UDAN योजना के तहत 6 नए छोटे हवाई अड्डों को भी मंजूरी मिली। शहरी विकास की बात करें तो 11 नई टाउनशिप की घोषणा हुई। और एक बहुत ही अनोखी चीज, भारत की पहली मैनहोल एम्बुलेंस बिहार में लॉन्च की गई। विकास के साथ साथ बिहार ने पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा। एक सर्वेक्षण में 2220 गंगा डॉल्फिन पाई गईं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। गंडक नदी घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र बन गई है। पटना चिड़ियाघर में अब 10 गैंडे हैं, जो भारत के किसी भी चिड़ियाघर से ज्यादा हैं। हरित पहलों की बात करें तो भागलपुर में एक पक्षी रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया गया और 4 विरासत वृक्षों की पहचान की गई। वन्यजीव संरक्षण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो गई और कैमूर को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। ये सभी प्रयास दिखाते हैं कि बिहार अपने पर्यावरण को लेकर कितना गंभीर है। तो ये था सेक्शन 1। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ।
इसमें हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था, शासन और विभिन्न योजनाओं की। ये वो क्षेत्र हैं जो राज्य की प्रगति का असली आईना होते हैं। 13.9%। इस नंबर को नोट कर लीजिए। ये है बिहार की 2024-25 के लिए जीएसडीपी वृद्धि दर, और ये तमिलनाडु के बाद देश में दूसरी सबसे ज्यादा है। ये विकास दर साफ दिखाती है कि बिहार एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक ऐतिहासिक बदलाव। बिहार की अर्थव्यवस्था में पहली बार उद्योग क्षेत्र का योगदान, जो कि 23.57% है, कृषि क्षेत्र के योगदान यानी 22.37% से ज्यादा हो गया है। ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन है। इससे पता चलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें विविधता और आधुनिकीकरण आ रहा है। कृषि और व्यापार में भी ढेर सारे फोकस क्षेत्र थे। जैसे पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन हुआ। मत्स्य उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन में बिहार देश में चौथे नंबर पर आ गया। राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 भी मिला। पटना में पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बना और किसानों के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च हुई। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक हुई, जिसमें 20 देशों के खरीदारों ने बिहार के उत्पादों में रुचि दिखाई। उद्योग और ऊर्जा के मोर्चे पर भी बिहार तेजी से काम कर रहा है। BIPP 2025, इसके तहत 100 करोड़ से ज्यादा के निवेश के लिए नया पैकेज लाया गया। 34 चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना है, जिसमें 25 नई और 9 पुरानी हैं। मुजफ्फरपुर में EV विनिर्माण शुरू हो गया और एक इतिहास बना जब बिहार स्थित कंपनी कॉर्नेक्स्ट ने राज्य का पहला IPO लॉन्च किया। PMFME योजना को लागू करने में बिहार नंबर 1 पर रहा। ऊर्जा क्षेत्र में नबीनगर में 800 मेगावाट की यूनिट शुरू हुई और पीरपैंती में 2400 मेगावाट के कोयला संयंत्र को मंजूरी मिली। सौर ऊर्जा में भी काम हुआ, जैसे फुलवरिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। सरकार ने लोगों के लिए भी काफी काम किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू हुई, जिसमें व्यवसाय के लिए 10 लाख का ऋण मिलता है। जीविका दीदी मार्ट्स लॉन्च किए गए। स्वास्थ्य सेवा में बिहार नवजात और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में पहले नंबर पर रहा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में 92% पंजीकरण के साथ बिहार शीर्ष पर था और ई-गवर्नेंस में 280 मिलियन पेज के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया और स्वच्छ बिहार पोर्टल भी लॉन्च हुआ। अर्थव्यवस्था और शासन के बाद चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। इसमें हम देखेंगे बिहार की संस्कृति, शिक्षा और उन लोगों के बारे में जो 2025 में चर्चा में रहे। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत 2025 में खूब चमकी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 159 फुट ऊंचे सीता मंदिर की नींव रखी गई और राम जानकी पथ को भी मंजूरी मिली। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। 2025 बिहार दिवस का थीम था उन्नत बिहार, विकसित बिहार। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि महोत्सव हुआ और एक खास बात, मिथिला पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जो पटना और बोधगया में एक साथ बनाया गया। यह बिहार की कला परंपरा का एक शानदार प्रदर्शन था। शिक्षा और प्रौद्योगिकी में भी बिहार आगे बढ़ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में दबी हुई संरचनाओं का पता लगाने के लिए लाइडार सर्वेक्षण शुरू हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए जमीन आवंटित की गई। समस्तीपुर में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। रैंकिंग की बात करें तो IIT पटना एशिया के शीर्ष 200 संस्थानों में 10वें स्थान पर रहा। नवाचार के क्षेत्र में नवमार्ग रिसर्च के आर्सेनिक हटाने वाले स्टार्टअप को वैश्विक पुरस्कार मिला और बिजली गिरने से पहले चेतावनी देने के लिए नीतीश पेंडेंट नामक एक उपकरण विकसित किया गया। 2025 में कई बिहारियों ने देश विदेश में नाम कमाया। प्रमुख नियुक्तियों में न्यायमूर्ति प्रसन्न कुमार भिमप्पा बाजेंत्री पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने और धनंजय कुमार चुनाव आयुक्त बने। अभय कुमार सिंह रूस में पहले भारतीय मूल के राजनेता बनकर खबरों में रहे और सुमित्रा साहा प्रसाद बिहार में OCI नागरिकता पाने वाली पहली शख्स बनी। हमने इस साल कुछ अहम हस्तियों को खोया भी, जिनमें सुशील कुमार मोदी और भागलपुर में जन्मे फिल्म निर्माता प्रीतीश नंदी शामिल थे। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। तो अब हम पहुंच गए हैं साल 2025 के सबसे बड़े इवेंट पर। सेक्शन 4
18वां विधानसभा चुनाव। ये एक ऐसा चुनाव था जिसने बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम थे, इसने मिलकर 202 सीटें जीती, एक जबरदस्त जीत। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल थे, उन्हें कुल 35 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हर चुनाव में कुछ आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं, इस बार भी हुए। सबसे ज्यादा चर्चा में रही अलीगढ़ सीट से मैथिली ठाकुर की जीत। सिर्फ 25 साल की उम्र में वो सबसे युवा विधायक बनी। उन्होंने आरजेडी के विनोद मिश्रा को हराया। वहीं दूसरी तरफ महुआ में तेज प्रताप यादव को हार का सामना करना पड़ा। वो तीसरे नंबर पर रहे। ये दिखाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो चुनाव के नतीजे आ गए। अब बारी थी सरकार बनाने की। सेक्शन 5 में हम देखेंगे सरकार और मंत्रिमंडल का गठन। आइए देखते हैं कि नई सरकार का चेहरा कैसा था। और ये एक ऐतिहासिक क्षण था। 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो बिहार की राजनीति पर उनकी मजबूत पकड़ को दिखाती है। नया मंत्रिमंडल एनडीए गठबंधन की ताकत को दर्शाता है। कुल 27 मंत्रियों में से सबसे ज्यादा 14 मंत्री बीजेपी के हैं। जेडीयू के 9, एलजेपी-आरवी के 2, हम का 1 और आरएलएम का 1 मंत्री है। इसमें विविधता का भी ध्यान रखा गया है। 3 महिला मंत्री और 1 मुस्लिम प्रतिनिधि भी शामिल हैं। नई सरकार के साथ प्रमुख पदों पर नई नियुक्तियां भी हुईं। विधानसभा के अध्यक्ष बने गया टाउन से जीते प्रेम कुमार। उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर का काम जेडीयू के उपेंद्र नारायण यादव ने किया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बने और मुख्य सचिव का पद प्रत्यय अमृत को मिला। ये वो चेहरे हैं जो आने वाले वर्षों में बिहार का नेतृत्व करेंगे। विभागों के आवंटन से सरकार की प्राथमिकताओं का अंदाजा लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी जैसे अहम विभाग अपने पास रखे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को महत्वपूर्ण गृह विभाग मिला और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को राजस्व, भूमि सुधार और खान भू विज्ञान की जिम्मेदारी दी गई। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ। सेक्शन 6, चुनाव डेटा और डेमोग्राफिक्स। चलिए इस चुनाव को संख्याओं की नज़र से और गहराई से समझते हैं। देखते हैं ये डेटा हमें क्या बताता है। हर चुनाव में कुछ एक तरफा और कुछ करीबी मुकाबले होते हैं। सबसे बड़ी जीत रुपौली में हुई, जहां जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल 73,572 वोटों से जीते। दीघा में बीजेपी के संजीव चौरासिया 59,079 वोटों से जीते। और सबसे करीबी मुकाबला वो हुआ संदेश में, जहां जेडीयू के राधाचरण शाह सिर्फ 27 वोटों से जीते। ये दिखाता है कि हर एक वोट की कीमत होती है। 70 यह संख्या भी काफी महत्वपूर्ण है। नई विधानसभा में 70 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। यह बिहार की राजनीति में एक नई ऊर्जा और नए विचारों का संकेत है। और इन नए चेहरों में सबसे युवा हैं मैथिली ठाकुर। सिर्फ 25 साल की उम्र में अलीगढ़ से बीजेपी के टिकट पर जीतकर वो इस विधानसभा की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। नई विधानसभा का डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखें तो ये अनुभव और युवावस्था का मिश्रण है। विधायकों की औसत आयु 53 वर्ष है। सबसे बुजुर्ग विजेता हैं 84 साल के हरि नारायण सिंह। एक अच्छी बात यह है कि महिला विधायकों की संख्या 26 से बढ़ के 29 हो गई है। लेकिन एक चिंता की बात भी है। 130 विधायक यानी लगभग 53% पर किसी न किसी तरह के आपराधिक आरोप हैं। बिहार की जनता ने 2025 के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल मतदान 67.13% रहा, जो 1951 के बाद से सबसे अधिक है। और सबसे दिलचस्प डेटा ये है कि महिला मतदान 71.78%, पुरुष मतदान 62.98% से काफ़ी ज़्यादा था। ये लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को साफ दिखाता है। सबसे ज़्यादा मतदान प्राणपुर कटिहार में हुआ, 81.02%। तो ये पूरा चुनाव चक्र कैसा दिखता है, इस टाइमलाइन से समझते हैं। 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हुई। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ। 14 नवंबर को मतगणना और आखिर में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। तो बिहार के लिए आगे क्या? एक नए जनादेश, बदलती अर्थव्यवस्था और ढेर सारी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ भविष्य आशाजनक लगता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं।
अब देखना यह है कि बिहार इन चुनौतियों से कैसे निपटता है और अपने अवसरों का कैसे फायदा उठाता है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।